नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारा जो है पेपर 2 यानी कि एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत पेपर 2 और पार्ट बी वहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट। इसके बारे में देखिए यहाँ पे तो पहली यूनिट हमारी चल रही है। पहली यूनिट के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम देखें तो भारतीय कृषि उद्योग और जो सेवा क्षेत्र है उससे संबंधित मुद्दे और उसके हम जो है पहल यानी कि क्या क्या उसके संबंध में समाधान है, जो समस्या है उसके संबंध में समाधान। तो हमारा कृषि से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे किसकी, दूसरा जो टॉपिक है इसी के अंतर्गत जो सब टॉपिक है जिसके अंतर्गत बात करें तो उद्योग की। तो उद्योग के बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो यानी कि उद्योग के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें बेसिक जानकारी देखेंगे जो कि आपको प्रीलिम्स में भी काफ़ी काम आने वाली है और मेंस में भी जो आंकड़े होते हैं और सारी चीज़ें जो होती है वहाँ पे। इसके अलावा हम देखेंगे इसके जो मुद्दे हैं और उसकी जो पहल है, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है वर्तमान में उद्योग क्षेत्र में। क्योंकि हमारा जो भारत है, भारत की अगर बात करें तो भारत में हमको देखिए एक तो प्राइमरी यानी कि प्राइमरी जो सेक्टर है वो देखने को मिलता है, एक तो सेकेंडरी देखने को मिलता है और एक मिलता है टर्शियरी। तो देखिए भारत में एक प्राइमरी सेक्टर डेवलप हुआ था, उसके बाद हम सेकेंडरी सेक्टर यानी उद्योग क्षेत्र को लांघकर सीधे कहाँ पहुँच गए, टर्शियरी यानी सेवा क्षेत्र में हम यहाँ पे पहुँच गए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हमको जो है बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलेगी। किसमें जो कौन सा उद्योग क्षेत्र है, तो उद्योग क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं वर्तमान में, उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा और उनसे संबंधित जो भी समाधान है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको शुरू करते हैं। Unacademy. Let's crack it. तो देखिए बात करें हैं उद्योग से संबंधित मुद्दे और उसकी पहल की। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले देखिए औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास और जो उद्योग है उससे संबंधित यहाँ पे बेसिक चीज़ें हम जानेंगे। तो पहली चीज़ तो आपके सामने उत्पन्न होती है कि उद्योग क्या है, क्या उद्योग है, क्या ये चीज़ आपके पास में उत्पन्न होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है उद्योग है क्या। इसके बाद हम देखेंगे बाकी औद्योगिक संरचना। तो हम बात करें यहाँ पे उद्योग की तो व्यावसायिक जो क्रियाकलाप होते हैं उसके उत्पादन पक्ष को, यानी कि हम बोलें तो हमको प्रोडक्शन की बात याद आती है यहाँ पे। यानी कि जो प्रोडक्शन पक्ष होता है, जहाँ प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, उद्योग। यानी कि जहाँ उत्पादन होता है उसको हम बोलेंगे उद्योग। तो सिंपल हम बोलें तो व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहते हैं। और यह ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, साथ में हम देखें तो परिष्करण, ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो निर्माण, इन सभी चीज़ों से संबंधित होती है। इसको क्या बोला जाता है, उद्योग। जो यहाँ पे हम देखें तो ये जो उत्पाद होते हैं वो उपभोक्ता तथा पूंजीगत वस्तुएं दोनों हो सकती है। यानी कि एक तो वो उत्पाद भी हो सकते हैं, उपभोक्ता भी हो सकते हैं और पूंजीगत वस्तुएं भी हो सकते हैं। इन सभी को यहाँ पे उद्योग की कैटेगरी में देखने को मिलता है। फिर हमको देखने को मिलती है कौन सी, उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं यानी कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, तो इसके अंतर्गत वे सभी वस्तुएं शामिल की जाती है जिनका उपयोग अंततः उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु जिनका उपभोग जो है उपभोक्ता के द्वारा यहाँ पे किया जाता है उसको हम यहाँ क्या बोलेंगे, उपभोक्ता वस्तुओं बोलेंगे, यानी कि कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। लाइक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अनाज एक ऐसी वस्तु है जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम रूप से उपयोग की जाती है। कपड़ा भी हम यहाँ देखें तो कपड़ा भी हमको इसके अंतर्गत देखने मिलता है। साथ में सौंदर्य से संबंधित जो चीज़ें देखने को मिलती है, सौंदर्य यानी कि ब्यूटी पार्लर से संबंधित जो भी चीज़ें हमको देखने को मिलती है वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, उपभोक्ता, यानी कि वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग अंततः उपभोक्ता द्वारा किया जाता है उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है। जैसे अनाज है, कपड़ा है, सौंदर्य प्रसाधन, इन सभी चीज़ों को हम बोलेंगे उपभोक्ता वस्तुएं। तीसरी चीज देखने को मिलती है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तु यानी कि कैपिटल गुड्स बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन सी चीजें शामिल की जाती है, इसके अंतर्गत वे सभी वस्तुएं शामिल की जाती है जिनका उपयोग निर्माता द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु किया जाता है। उत्पादन यानी देखिए पूंजी का मैं आपको ओरिजिनल अर्थ बताता हूँ। पूंजी मतलब कैपिटल। कैपिटल मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई उद्योग है, उद्योग आपको शुरू करना है, उद्योग या कोई बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत सारा रुपया पैसा यहाँ पर लगेगा कि नहीं, रुपया पैसा लगेगा। तो रुपया पैसा आप जो लगाएंगे, रुपया पैसा के साथ साथ में और दूसरी चीज़ भी आप लगाते हो। तो उदाहरण के तौर पर देखें तो यहाँ हम बात करते हैं 50,000 की। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं हमारे पास में कोई संपत्ति, जैसे हम बात करें हमारे पास में ज़मीन है या फिर हम बात करें हमारे पास में फर्नीचर है। तो एक तो हो गई कैश, एक हो गई जमीन और एक हो गई फर्नीचर। वो तीनों चीज़ों के माध्यम से हम क्या शुरुआत कर रहे हैं, उद्योग शुरू कर रहे हैं। तो ये जो तीनों चीज़ है, तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बनेगी, पूंजीगत वस्तुएं। तो मतलब हम बोले हैं तो जिनका उपयोग निर्माता द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु किया जाता है। यानी कि सपोर्टिंग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। उत्पादन के लिए सपोर्टिंग चीज़ें, जमीन भी लगेगी, फर्नीचर भी लगेगी, मशीनरी भी लगेगी, साथ में कैश भी लगेगी। तो इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, अन्य चीज़ों के, अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु किया जाता है। जैसे मशीन की बात करें तो मशीन भी हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। उपकरण, औजार,
भूमि, ये सारी चीज़ हमको पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत देखने को मिलती है। और व्यापार एवं वाणिज्य का जो विस्तार है औद्योगिक वृद्धि पर निर्भर करता है और यह बाजार का जो है आपूर्ति पक्ष कहलाता है। तो यहाँ हम कुछ बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। जो व्यावसायिक क्रिया है उसके उस भाग को यहाँ पे उद्योग कहते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ हमको देखने को मिलता है। जैसे कच्ची सामग्री हो गई, कच्ची सामग्री से हमको निष्कर्षण देखने को मिलता है। निष्कर्षण मतलब कुछ आउटपुट के तौर पर देखने को मिलता है। फिर कच्ची सामग्री का मूल्यवर्धन, यानी कि उसको कन्वर्ट करके उसके मूल्य में वृद्धि कर देना। जैसे मान लीजिए प्रसंस्करण की बात करें, खाद्य प्रसंस्करण की अगर बात करें हम, तो जैसे कच्ची जो सामग्री है, कच्ची सामग्री को हम निर्माण करके क्या कर रहा है, एक जो है कंप्लीट जो प्रोड्यूस करके उसको एक नया प्रोडक्ट के रूप में तैयार कर रहा है। यानी कि वो क्या हो रहा है, मूल्यवर्धन हो रहा है उसका, यानी कि कम वैल्यू वाली चीज़ों को कीमती बनाकर, यानी कि उसमें उसमें परिवर्तन करके उसके मूल्य में वर्धन करना, यानी कि मूल्यवर्धन या मूल्य में इंक्रीज करना क्या कहलाता है, कच्ची सामग्री का मूल्यवर्धन। फिर कुछ होती है संरचनात्मक क्रियाएं। तो तीनों चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो कच्ची सामग्री में हम देखें तो जैसे कोयला है, लोहा अयस्क है, पेट्रोलियम या फिर जो निष्कर्षण उद्योग है, वो सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है इसके अंतर्गत। कच्ची सामग्री का मूल्यवर्धन यानी कि जो तैयार उत्पाद में परिवर्तन करना, जैसे साबुन है, ब्रेड है, यानी कि अनाज से ब्रेड बना दी जाती है, पंखे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मशीनें, सीमेंट है, ये सभी निर्माण उद्योग के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर संरचनात्मक यहाँ पे क्रियाओं की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत भवन आती है। जैसे संरचनात्मक यानी कि एक स्ट्रक्चरल जो हम जो बनाते हैं आधारभूत ढांचा जिसे बोलते हैं भवन। बांध बनाते हैं हम, डैम मतलब जो ब्रिज होता है, ठीक है, डैम जिसे बोलते हैं बांध। सेतु यानी कि जो क्या होता है, ब्रिज जिसे हम बोलते हैं, सड़क बनाना, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, संरचनात्मक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल की जाती है। अब वस्तुओं के निष्कर्षण, उत्पादन, मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन मतलब विनिर्माण करना, निर्माण तथा जो संरचनात्मक गतिविधियां होती है उसमें संलग्न जो मानवीय क्रिया होती है उसके उद्योग के अंतर्गत यहाँ पे आती है। और अन्य रूप में उद्योग का अभिप्राय कारखानों के एक ऐसे समूह से होता है जो एक विशिष्ट उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। जो सूती वस्त्र उद्योग होता है, यानी कि ये जो इसमें कपास का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे देखें सूती वस्त्र बनाने वाले जो सभी कारखाने हैं सूती वस्त्र उद्योग के अंश है, और सीमेंट बनाने वाले कारखाने सीमेंट उद्योग के अंश माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, जो व्यावसायिक क्रिया है उसके मतलब जो भाग है उद्योग के अंतर्गत ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं भारतीय औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको अलग अलग प्रकार के सेक्टर देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक प्रकार की क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। और इस व्यवस्था में उत्पादन के दो क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो दो क्षेत्र तो अगर देखें तो यहाँ पहला क्षेत्र तो आपके सामने दिख रहा है सार्वजनिक क्षेत्र, जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा क्षेत्र हम देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है निजी क्षेत्र है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए हमने बात करें यहाँ पे, एक तो होता है सार्वजनिक क्षेत्र जिसका कंट्रोल होता है सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट जो रहती है सरकार के अंतर्गत आता है, और दूसरा जो क्षेत्र होता है वो निजी क्षेत्र यानी कि एक प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आता है। उसके अलावा भी दो चीज़ें और देखने को मिलती हैं हमको जो कहलाते हैं संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र का मतलब होता है जो निजी और सार्वजनिक दोनों की भागीदारी से यहाँ पे रन होते हैं। और चौथे जो क्षेत्र होते हैं वो होते हैं सहकारी क्षेत्र। तो इन सभी के बारे में हम बेसिक तौर पर यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में, दूसरी चीज़ हम देखेंगे निजी क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ देखिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के मध्य जो भेद है संसाधनों के स्वामित्व तथा क्रियाकलापों के आधार पर यहाँ देखने को मिलता है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से, और ये शुरू हो चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान्स में आपको बता देता हूँ इसके क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंतर्गत, और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहेंगे, और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही साथ डेली वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे, और इनका पेपर एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और इसके अंतर्गत 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जाएगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे रहेगी, और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे जो कि सभी सब्जेक्ट से होंगे। T20 सीरीज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको देना होता है। इसके बाद आपको पेपर एनालिसिस करवाएंगे टॉप एजुकेटर्स जो है, और ये चलेगी मंडे से सैटरडे रोजाना 8 बजे। स्पेशल इवेंट्स हैं यहाँ पे, और बहुत कुछ यहाँ पे आपको फायदे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। इसके बाद आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, ये रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10। सरकार 10 डालने के बाद ही आप ये फ्री प्लान को एक्सेस कर पाएंगे। याद रहे सरकार 10 आपको डालना ही है, और नहीं तो आप ये फ्री प्लान एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे सभी फ्री प्रोडक्ट्स।
अनअकैडमी की कोई सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, आप एमपीपीएससी और व्यापम का गोल यदि चूज करेंगे तो आप इससे संबंधित ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार और अपने गोल के अनुसार। उसके अलावा हम अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले तो सार्वजनिक क्षेत्र की हम बात करेंगे, यानी कि हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, इसको बोला जाता है इंग्लिश में पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ देखिए सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत हमको देखिए यहाँ पे जो उद्यम होते हैं, यानी कि जो अंतर्गत उसके जो भी उद्यम होते हैं वो सरकार का उसमें स्वामित्व होता है। जबकि निजी क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें जो उद्यम होते हैं उसमें व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व देखने को मिलता है। कुछ ऐसे संयुक्त उद्यम हैं, इसके अंतर्गत देखें तो कुछ ऐसे संयुक्त उद्यम होते हैं जिन पर अंशतः सार्वजनिक स्वामित्व और अंशतः निजी स्वामित्व देखने को मिलता है संयुक्त उद्यम की अगर बात करें, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं आगे चलकर। इसके अलावा प्रत्येक के क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो यहाँ पे जो स्वामित्व होता है उसकी दृष्टि से भी अनेक प्रकार के संगठन देखने को मिलते हैं। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कुछ उद्यम जो होते हैं विभागीय क्षेत्र में आते हैं। विभागीय मतलब अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो रेलवे विभाग आप देख सकते हैं, डाक विभाग, तार विभाग, ये सभी देखने को मिलता है। और मंत्रालय के अधीन यहाँ पर देखने को मिलते हैं ऐसे विभागेतर उद्यम भी है जिन्हें हम जो है संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अधीन, यानी जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के अंतर्गत भी यहाँ पे अधिनियम बनाकर उनको रन करते हैं। ठीक है, सार्वजनिक निगमों के रूप में स्थापित किया जाता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी तथा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जैसे संगठन भी यहाँ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ अगर बात करें हम देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की, तो यहाँ पे देखिए सरकार का स्वामित्व होता है, विभागीय सारी चीज़ हम देख चुके हैं। और यहाँ पे देखें सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ समस्याओं की बात करें तो यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्या हमको देखने को मिलती हैं। तो समस्या आपको याद रखना है विशेष तौर पर, क्योंकि हमको जो उद्योग है उद्योग से संबंधित यहाँ पे हम मुद्दे और पहल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा मुख्य फोकस वहाँ रहना चाहिए। बाकी जो बेसिक चीज़ें आपके सपोर्टिंग एक्टर की यहाँ पे भूमिका निभाएगी। तो देखिए पहली चीज़ क्या देखने को मिलती है यहाँ पे, प्रबंधकों की कमी, यानी कि प्रबंधन के उच्च स्तर पर जो प्रबंधक है उनकी निरंतर सेवा अवधि का ना होना, यानी प्रबंधकों की कमी यहाँ देखने को मिलती है। पहली समस्या तो ये देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। फिर देखें यहाँ पे तो उद्देश्यों में अस्पष्टता, उद्देश्यों में अस्पष्टता यानी कि उनका जो फोकस होता है वो वहाँ पे स्पष्ट नहीं होता और गलत वे में वो चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमको जो है ये समस्या के रूप में देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ अगर बात करें तो व्यवहार में टकराव। व्यवहार में टकराव मतलब राजनीतिक विचारधारा और जो वर्तमान प्रबंधकीय व्यवहार है उसमें दोनों में यहाँ पे टकराव देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम देखें तो राजनीति का जो है यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है, यानी नीति निर्धारण जब भी होता है तो वहाँ पे राजनीति बीच में टांग अड़ा देती है, यानी राजनीति का अधिक प्रभाव वहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में ये समस्या के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा पृथक कीमत नीति, पृथक कीमत नीति का मतलब क्या है, इसके द्वारा उत्पाद मूल्य निर्धारित होना है, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। साथ ही हम देखें तो मितव्ययिता का लाभ नहीं होता यहाँ पे, तो उत्पादन क्षमता का अल्प प्रयोग होना तथा इसके कारण बड़े पैमाने पर यहाँ मितव्ययिता जो मितव्ययी है, यानी कि जो सही ढंग से जो यूटिलाइज होता है जो पैसे का, उसका लाभ यहाँ पे नहीं मिल पाता। अनुपयुक्त यहाँ पे स्थान, यानी कि परियोजना निर्माण के लिए समय जो है अनुपयुक्त स्थान का चुनाव किया जाना, एवं यहाँ हम देखें तो लागत अनुमान और जो वास्तविक व्यय है, वास्तविक व्यय के मध्य अधिक अंतर होना, साथ ही परियोजना निर्माण में भी निर्धारित समय से अधिक समय लगना, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो अनुपयुक्त तकनीक देखने को मिलती है, परियोजना के लिए जो उपयुक्त तकनीक है उसका चुनाव यहाँ पे देखने को नहीं मिल पाता, ये भी समस्या के रूप में देखने को मिलता है। फिर हम देखें तो आवश्यकता से अधिक श्रमिक, जैसे देखिए जब भी आप सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात करें, पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो सिर्फ तनख्वाह के बेस पे यहाँ पे काम करते हैं। तनख्वाह बेस पे यानी कि नॉर्मली अगर बात करें तो वो जो है आलसी लोग जो है वहाँ पर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि उनको तो पता है हम काम करें या ना करें महीने के अंत में हमको सैलरी मिलना ही है। तो कुछ ऐसे श्रमिक या ऐसे एम्प्लॉय भी वहाँ देखने को मिलते हैं जो कि काम नहीं भी करने वाले होते हैं, आलसी होते हैं। तो यहाँ आवश्यकता से अधिक श्रमिक देखने को मिलते हैं, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आवश्यकता से अधिक श्रमिक यहाँ पर नियोजित किए जाते हैं। अब ये तो बात करें हमने समस्याओं को हल करना भी बहुत जरूरी है। तो समस्याओं के निराकरण के लिए यहाँ पे क्या क्या कदम उठाया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो यहाँ देखिए हमको नई औद्योगिक नीति, जो कि 1990 की बात करें तो नई औद्योगिक नीति के प्रभावी होने के बाद आर्थिक क्रियाकलापों में सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका है वो सतत रूप से यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अगर बात करें हम, तो ये हमको विभिन्न प्रकार की यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मतलब जो समस्याओं के समाधान है उसके लिए यहाँ पे जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक रूप से देखें तो ये शामिल होता है। और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती है, जैसे आधारभूत संरचना की बात करें तो आधारभूत संरचना होनी चाहिए, वस्तु एवं सेवाएं यहाँ देखने को मिलती है, आवश्यकता आधारित ये सारी चीज़ होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें तो कच्चे तेल एवं जो खनिज है संसाधन है उसके विकास व उत्पादन क्षमताओं को विकसित करना चाहिए। साथ ही हम देखें तो
तकनीक जो होती है मतलब तकनीक टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी के विकास व उत्पादन क्षमताओं को विकसित करना चाहिए जो निर्णायक क्षेत्रों से संबंधित हो। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण उत्पाद है, जो कि यहाँ देखें हम तो सामरिक दृष्टि से ये होना चाहिए, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो सामरिक उत्पाद है जैसे सुरक्षा संबंधी उत्पाद है, इनका निर्माण करना चाहिए। साथ ही हम देखें तो उत्पादों की कीमतों का निर्धारण कैसे, यहाँ देखें तो तार्किक एवं वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए किसका, उत्पादों की कीमतों का निर्धारण। अगर बात करें यहाँ पे आंतरिक संसाधनों के माध्यम से निवेश, तो यहाँ पे देखें तो बाहर से जो निवेश करने की जो अपेक्षा है वो बाहर से निवेश न होकर क्या होना चाहिए, आंतरिक संसाधनों के माध्यम से यहाँ पे निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर फॉलो कर लिया जाए तो इन समस्याओं का निराकरण यहाँ पे देखा जा सकता है। तो ये तो बात हो गई, हमने देखे सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में। अब बात करते हैं निजी क्षेत्र की। निजी क्षेत्र मतलब होता है पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर यहाँ देखने को मिलता है, देखिए सॉरी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर नहीं प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट पब्लिक तो हमने पढ़ ली, ये निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर। तो ये देखिए स्वतंत्रता के पश्चात अगर बात करें हम तो देश में जो है मिश्रित जो आर्थिक व्यवस्था है उसको अपनाया गया है और इसमें निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वर्ष 1948 की बात करते हैं। वर्ष 1948 की जो औद्योगिक नीति आई थी उसमें क्या उल्लेखित था, तो उसमें उल्लेखित था कि समुचित रूप से निर्देशित और नियंत्रित जो निजी उद्यम है उसको अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करनी है। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, वर्ष 1948 की जो औद्योगिक नीति है उसके अंतर्गत। साथ ही हम देखें तो वर्ष 1956 की बात करें तो वर्ष 1956 की जो औद्योगिक नीति है उसमें दूसरी कोटि के जो उद्योग है उसमें भी निजी उद्यम को भी अनुमति दी गई। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी जो श्रेणी है तीसरी कोटि में जो अधिकांश उपभोक्ता वाली वस्तु है उससे संबंधित भी थी और जो सामान्यतः निजी उद्यमों के लिए छोड़ दी गई। साथ ही हम बात करें वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति की तो इसके अंतर्गत जो है 9 यानी कि कुल जो है इसके अंतर्गत 9 क्षेत्रों के उद्योगों को यहाँ पे जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखे गए थे अब निजी क्षेत्र के लिए यहाँ पे खोल दिए गए। तो ये सारा हमने क्रम देखे निजी क्षेत्र का। इसके साथ ही प्रारंभ में बात करते हैं नियोजन यानी जो प्लानिंग होती है उसके अंतर्गत जो मुख्यतः उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को ही निजी क्षेत्र में रखा गया, परंतु मध्यवर्ती वस्तुएं जो थी तैयार करने वाले और मशीनें बनाने वाले जो कुछ उद्योगों को भी इस क्षेत्र में बना रहने दिया गया और बाद में लाइसेंस व्यवस्था बहुत सीमा तक समाप्त कर दी गई, क्योंकि पहले लाइसेंस राज यहाँ पे चलता था। मतलब एक व्यक्ति अगर उद्योग लगाना चाहता है तो उसको विभिन्न प्रकार की प्रोसेस से गुजरना पड़ता था ताकि जो है वो उद्योग लगा सके। तो उस कारण बहुत से उद्योग वहाँ पे पनप नहीं पाते थे, परंतु धीरे धीरे जो है लाइसेंस राज को यहाँ पे खत्म कर दी गई, यानी कि उसकी सीमा थी वो समाप्त कर दी गई। और भारत में निजी क्षेत्र बहुत विशाल है, इसमें बड़े पैमाने के उद्योग लघु उद्योग देखने को मिलते हैं, व्यापार देखने को मिलता है, होटल, ये सभी चीज़ें यहाँ पर शामिल होती है। और देश की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया जिसमें हम देखें तो कृषि पूर्णतः जो है निजी क्षेत्र के अंतर्गत है और भारत की औद्योगिक संरचना के जो अंतर्गत है उसमें उद्योगों का अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्र के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए निजी क्षेत्र के संदर्भ में यहाँ वर्तमान नीति की। तो सरकार की जो वर्तमान जो आर्थिक नीति है निजी क्षेत्र के प्रति उदार एवं सहायक है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित 17 उद्योगों को यहाँ पे घटाकर 2 कर दिया गया है तथा शेष उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है, जिससे क्या होगा इसकी सीमा अधिक विस्तृत हो गई है। और नई उद्योग नीति के अंतर्गत सरकार ने निजी क्षेत्र को कार्य संचालन के संबंध में पर्याप्त छूट प्रदान करने की व्यवस्था भी की है। कुछ विशेष उद्योगों को छोड़ दिया जाए तो सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में लाइसेंसिंग व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है निजी क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त क्षेत्र की। संयुक्त मतलब होता है जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर जिसमें निजी और प्राइवेट दोनों मतलब निजी और सरकारी दोनों का स्वामित्व होता है। यानी कि हम बोलें तो संयुक्त क्षेत्र निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य साझेदारी का एक प्रकार होता है, यानी दोनों के मध्य पार्टनरशिप का एक प्रकार होता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों को उद्यमों का जो स्वामित्व है वो वहाँ हम देखने को मिलता है, उनका स्वामित्व है, प्रबंधन है और नियंत्रण है, ये सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों के मध्य यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं देखिए 1970 की। वर्ष 1970 में सर्वप्रथम यहाँ दत्त समिति देखने को मिलती है। दत्त समिति ने जो है संयुक्त उपक्रम के विषय में सुझाव दिया तथा जो सरकार है सरकार ने इस विचार को स्वीकार करते हुए सन 1972 में क्या किया, इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही हम देखें नई उद्योग नीति तथा संयुक्त जो उपक्रम है उसके अंतर्गत, तो यहाँ देखें तो सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण कर रही है और निजीकरण का जो एक तरीका है वो साझा बनाना भी है। साझा मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, यानी कि निजी और सरकारी दोनों का यहाँ मिलजुल कर काम करना होता है और यह हिस्सा पूंजी के विक्रय द्वारा किया जा सकता है। संयुक्त उद्यम के लिए मुख्यतः 3 प्रस्ताव यहाँ पे दिए गए, जैसे अगर बात करें 25%, 51%, 74%। तो देखिए 25% में क्या प्रावधान,
तो निजी क्षेत्र के लिए यहाँ 25% स्वामित्व है। इसमें जो है बैंक, पारस्परिक निधि जो होती है, निगम होते हैं, व्यक्ति होते हैं और कर्मचारी, इनको भी 5% की सीमा तक शेयर हस्तांतरित किए जा सकते हैं। और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का निजी क्षेत्र पर वीटो बना रहता है। साथ ही हम 51% की बात करें तो 51% शेयर पूंजी अपने पास रखती है सरकार, मतलब गवर्नमेंट अपने पास 51% शेयर रखती है, तथा जो 49% की बात करें बचा हुआ तो निजी क्षेत्र को बेच देती है। और सार्वजनिक क्षेत्र के अनिवार्य स्वरूप के अंतर्गत यहाँ बनाए रखते हुए यह निजी क्षेत्र के स्वामित्व को बहुत बड़ा भाग दे देती है। फिर बात करें 74% शेयर की, तो 74% शेयर यहाँ पूंजी निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। सरकार यहाँ पे 26% भाग अपने पास रखती है, परंतु इसके साथ ही अगर बात करें सरकार को यह वीटो जो है अधिकार प्राप्त होगा कि वह मुख्यतः निगम ये जो निर्णय है उसको अल्प शेयर धारक होते हुए भी नियंत्रित कर सकती है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं किसकी, सहकारी क्षेत्र की। तो सहकारी क्षेत्र के बारे में क्या बात होती है, सहकारी क्षेत्र जो सहकारी मतलब होता है कोऑपरेटिव जो मामला मतलब देखते हैं हम, ठीक है। तो लोगों का एक ऐसा स्वैच्छिक समूह होता है सहकारी के अंतर्गत अगर बात करें तो एक लोगों का एक स्वैच्छिक समूह होता है जो स्वायत्त रूप से यानी कि ऑटोनोमस रूप से अगर देखें तो आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध उद्यमों द्वारा संचालित करते हैं और यह सामूहिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए भी कार्य करते हैं। बात करते हैं 3 नवंबर 1967 की, तो यहाँ पे इफ़को की बात करते हैं। इफ़को का मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। इसके अलावा हम बात करें 17 अप्रैल 1980 की, तो यहाँ क्रफको, चलिए क्रफको का फुल फॉर्म आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये देखिए क्रवको, इसका फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये जो उर्वरक का एक था, ठीक है, मतलब एक इसको बोलते हैं, चलिए मैं ही बता देता हूँ, कृषक भारती कोऑपरेटिव इसको बोला जाता है। कृषक भारती कोऑपरेटिव उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सहकारी क्षेत्र के 2 बहुराज्यीय उपक्रम हैं और इस समय जो है पोषक तत्वों के संदर्भ में इफ़को की जो स्थापित है क्षमता 19.77 इसकी जो क्षमता थी क्रफको की, इफ़को की क्षमता थी। इफ़को की क्षमता क्या थी, 19.77 यहाँ देखने को मिलती, लाख टन नाइट्रोजन और 7.25 लाख टन फास्फेट यहाँ देखने को मिलती है। इसी के साथ में हम देखें तो यहाँ हमको देखें उर्वरक उत्पादन के लिए जो गुजरात है, गुजरात के अंतर्गत जो हजीरा है, हजीरा में गैस आधारित जो यूरिया अमोनिया संयंत्र है वो यहाँ देखने को मिलता है, स्थापित हुआ, जिसकी क्षमता की अगर बात करें तो यहाँ क्षमता प्रतिवर्ष 17.29 लाख टन यूरिया के उत्पादन की थी। नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में यहाँ देखें तो 7.95 हमको देखने को मिलती है, ठीक है, लाख टन के रूप में। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, जो सहकारी क्षेत्र है उसके अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं। बेसिक तौर पर हमने जो उद्योग है उससे संबंधित चीज़ें यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। उद्योग क्या होता है, उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है वो हमने देखे हैं, और उसके बाद उपभोक्ता जो क्रिया है वो क्या क्या आती है वो हमने देखे यहाँ पे। उद्योग से संबंधित जो व्यावसायिक क्रिया है, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र जो कि 4 प्रकार से यहाँ वर्गीकृत किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार के नियंत्रण में, निजी क्षेत्र यानी कि निजी नियंत्रण में, संयुक्त क्षेत्र यानी कि दोनों के नियंत्रण में, सहकारी क्षेत्र यानी कि कोऑपरेटिव जैसे कि इफ़को है, कर्फको है, ये सब देखे हमने। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या है वो हमने देखें, उसके बाद निराकरण हमने देखें। निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो मामला है, जो भी चीज़ औद्योगिक नीति आई किस किस प्रकार से उसका क्रम चला वो हमने देखे यहाँ पे। संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत हमने दोनों के स्वामित्व के अंतर्गत किस किस प्रकार वर्गीकृत किया गया, 25%, 51% और 74%, ये सारी चीज़ हमने देखें। सहकारी क्षेत्र की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमने सारी चीज़ें देखें, तो ये हमको देखने को मिला यहाँ पर। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके साथ ही आप चर्चा परिचर्चा और जो उत्तर लेखन ग्रुप है वो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए। साथ में जो आपकी पकड़ है वो मजबूत हो जाए मेंस की एग्ज़ाम की अगर बात करें तो यहाँ पे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप दूसरों तक पहुँचाने का इसका जो है सहयोग करें, ठीक है, क्योंकि आपके ही सहयोग से हम जो है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो आपका सहयोग बहुत जो है ज़रूरी है। अगर आप सहयोग करोगे तो हम बहुत सारे लोगों को अपने प्रयास को जो है अपने प्रयास से लाभकृत कर पाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से और ये शुरू हो चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान्स में आपको बताता हूँ इसके क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेगी 1 हफ्ते के अंतर्गत, और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहेंगे और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही साथ डेली, वीकली
फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे और इनका पेपर एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और इसके अंतर्गत 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जाएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे रहेगी और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे जो कि सभी सब्जेक्ट से होंगे। T20 सीरीज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको देना होता है। इसके बाद आपको पेपर एनालिसिस करवाएंगे टॉप एजुकेटर्स जो है, और ये चलेगी मंडे से सैटरडे रोजाना 8 बजे। स्पेशल इवेंट्स है यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे आपको फायदे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। इसके बाद आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, ये रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10। सरकार 10 डालने के बाद ही आप ये फ्री प्लान को एक्सेस कर पाएंगे। याद रहे सरकार 10 आपको डालना ही है और नहीं तो आप ये फ्री प्लान एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे सभी फ्री प्रोडक्ट्स। अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, आप एमपीपीएससी और व्यापम का गोल यदि चूज करेंगे तो आप इससे संबंधित ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार और अपने गोल के अनुसार।